नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारा बीपीएससी का सीरीज चल रहा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल में बिहार की क्या स्थिति रही उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टाइटल डाल लीजिएगा मध्यकाल। ठीक है, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकाल में बिहार की क्या स्थिति रहती है, क्या क्या इस पे चलता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, मध्यकाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे विभाजित अगर करना चाहें तो पूर्व मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल से पूर्व के समय काल। यहां पर देखें तो 750 से लेकर लगभग 1200, ठीक है, 12वीं शताब्दी तक। और मध्यकाल की बात करें तो 12वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, यानी कि यहां पर देखें तो जब मुगल काल की स्थापना हो जाती है उस समय काल से मध्यकाल की स्थिति देखने को मिलता है। इससे पहले वाले समय काल को हम यहां पर पूर्व मध्यकाल के समय काल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इस संदर्भ में हम यहां पर क्या क्या देखेंगे। अगर बिहार के इतिहास के संदर्भ में देखें मध्यकाल से संबंधित, तो यहां पर सबसे पहले हम पूर्व मध्यकाल में क्या क्या स्थिति रही वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मध्यकाल में बिहार की क्या स्थिति रहती है भारत के मध्यकाल में। ठीक है, भारत के इतिहास में मध्यकाल के बारे में आपको तो पता ही होगा, लेकिन बिहार के संदर्भ में क्या क्या घटनाएं होती है वो हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसी समय काल में देखें तो यहां पर अफगान शक्ति का उदय होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, अफगान शक्ति का उदय होता है, तो वहां उस टॉपिक को भी यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति रहती है। साथ ही सूफीवाद आपने सुना होगा, तो बिहार के संदर्भ में हम कुछ सूफीवाद के भी बारे में जान लेंगे। तो ये सारे टॉपिक अगर देखिए बिहार के इतिहास से संबंधित मध्यकाल के संदर्भ में, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ की बात करें तो मध्यकाल का प्रारंभ की अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो साधारण भाषा में तो हर्षवर्धन की मृत्यु है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से माना जाता है उस समय काल में देखें तो जो भी भारतीय क्षेत्र में राजपूत शक्तियों का उदय होता है, ठीक है, फिर उनका पतन होता है। उसके बाद के काल से हम क्या समझते हैं, मध्यकाल का समय मान लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी कि 750 से 12वीं शताब्दी के आसपास तक का, ठीक है, और मध्यकाल 12वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, 12वीं शताब्दी से देखें तो 18वीं शताब्दी जो है उसके प्रारंभ तक, यानी कि अगर देखें तो मुख्य तौर पर औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707, इसके बाद मुगल काल का पतन होने लगता है, क्योंकि वहां उत्तराधिकारी जो होते हैं बहुत कमजोर प्रकार के होते हैं, बहुत सारे यहां पर विद्रोह होते हैं। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति आती है उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह होते हैं, और भी शासकों के द्वारा बहुत सारी यहां पर नीतियां लाई जाती है। परिणामतः लोगों में विद्रोह की भावना जगती है और धीरे धीरे करके मुगल का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर हम लगभग 1707 तक के काल को यहां पर देख सकते हैं। अब पूर्व मध्यकाल की बात करें, ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूर्व मध्यकाल की अगर बात करें तो यहां पर पूर्व मध्यकालीन बिहार में अगर देखें तो मूल रूप से यहां पर 3 शासकों ने यहां पर राज किया। ठीक है, 3 शासकों ने, जैसे पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश। पहला पाल वंश, दूसरा कर्नाट या कहीं कहीं पे कर्नट भी मिलता है, ठीक है, वंश, और तीसरा सेन वंश। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में अगर देखें तो पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश, 3 वंशों ने बिहार के क्षेत्र पर राज्य किया। कब? पूर्व मध्यकाल के समय काल में। अब इस पर हम बारी बारी से चर्चा करने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। साथ में जो भी फैक्ट आए साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं पाल वंश। टाइटल डाल लीजिएगा पाल वंश। इसके संदर्भ में देखते हैं उत्तर भारत में हर्षवर्धन के पतन हुआ। ठीक है, हर्षवर्धन का पतन, और बंगाल के क्षेत्र में कौन था? शशांक।
उत्तर भारत में हर्षवर्धन और बंगाल के क्षेत्र में शशांक था। इन दोनों के पतन के बाद बिहार बंगाल के क्षेत्र में एक नई शक्ति उभर कर सामने आती है और उस शक्ति का नाम क्या था? पाल वंश। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समय काल में एक विस्तृत संरचना देखने को मिलती है। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन का पतन होता है और बंगाल वाले क्षेत्र में शशांक था। इन दोनों का पतन जैसे ही होता है तब उस समय काल में उसके बाद बिहार बंगाल के क्षेत्र पर एक शक्तिशाली वंश का यहां पर देखने को मिलता है उद्भव। वो कौन सा वंश था? पाल वंश। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में रखिएगा क्योंकि बीपीएससी फैक्ट ही पूछती है। तो पाल वंश का जो संस्थापक था कौन था? गोपाल। और इसके समयकाल की बात करें तो 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। बंगाल के सामंतों, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के सामंतों और आम जनता के द्वारा गोपाल को यहां पर शासक चुना गया। एक तिब्बती इतिहासकार है कौन? तारानाथ। उनके अनुसार अगर देखें तो गोपाल बंगाल, इसके लिए शब्द वहां पर इन्होंने प्रयोग किया है पुड्रवर्धन। ठीक है, गोपाल पुड्रवर्धन बोगरा जिला का क्षत्रिय कुल का था। ठीक है, इसने बिहार में अपना शासन जो था वो विस्तृत किया। गोपाल के बाद अगला शासक यहां पर आता है धर्मपाल। ठीक है, गोपाल के बाद धर्मपाल। और समय काल देखें तो 770 से 810, 770 से 810 कौन? धर्मपाल। ठीक है, तो गोपाल के बाद यहां पर धर्मपाल आता है। समयकाल 770 से 810 ईस्वी तक। इसने 8वीं शताब्दी के अंतिम जो चतुर्थांश था उस पर कन्नौज पर आक्रमण किया और यहां पर आक्रमण के पश्चात जो चक्र युद्ध था, चक्र युद्ध को कन्नौज का ये शासक नियुक्त करता है और वहां पर एक भव्य आयोजन करता है वहां पर दरबार में। और वहीं पर उत्तरा पथ स्वामिन, ठीक है, एक उपाधि धारण करता है ये उत्तरा पथ स्वामिन। लिखते हुए चलेंगे जो भी, उत्तरा पथ स्वामिन। ठीक है, तो कन्नौज पर विजय के पश्चात वहां पर शासक नियुक्त करता है। ठीक है, और वहीं पर एक भव्य दरबार का आयोजन करता है और वहीं पर उत्तरापथ स्वामिन की ये उपाधि धारण करता है। गुजरात के एक कवि हैं शोढंडल, उन्होंने 11वीं सदी में अपनी रचना, जो उनकी रचना थी 11वीं सदी की उदय सुंदरी, इसमें धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है। यह भी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। धर्मपाल को प्रतिहार शासक कौन कौन, वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इन दोनों के द्वारा पराजित किया जाता है। यह भी हम आगे देखेंगे जो त्रिकोणीय श्रृंखला हुई थी। धर्मपाल के बाद पाल वंश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक होता है वो कौन? देवपाल। ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है और इसके समय काल में देखें तो पाल वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और पूर्वोत्तर में जो प्राग्ञ ज्योतिषपुर था और उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल, ठीक है, पूर्वी सागर तट और जो उड़ीसा है वहां तक अपने साम्राज्य को ये विस्तारित करता है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया, कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, आगे देखें तो उसके समय काल में, ठीक है, इसके समय काल में अगर देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए गए। उसके द्वारा जावा के शासक कौन था? बेठलपुत्र। ठीक है, जावा के शासक बेठलपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए गए और यह प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि हमने क्या बात किया यहां पर कि जावा के शासक विठलपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार, ठीक है, विहार की देखरेख के लिए उसने 5 गांव अनुदान में दिए थे। ठीक है, देवपाल बौद्ध धर्म का प्रश्रयदाता था, सबको ही पता होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रश्रयदाता था। अरबी यात्री एक है सुलेमान, उन्होंने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार के सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, कौन? सुलेमान। आगे बात करें तो देवपाल की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात यहां पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों के द्वारा जो उत्तर, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के अधिकांश क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों पर क्या किया जाता है? यहां पर मतलब प्रतिहार अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। 11वीं शताब्दी में महिपाल प्रथम शासक बना।
ठीक है, 11वीं शताब्दी में महिपाल प्रथम शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि महिपाल ने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया। ठीक है, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं, उत्तराधिकारी यहां पर बहुत कमजोर साबित होते हैं। परिणामतः इसके समय काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण बंगाल में कैवर्त, ठीक है, कैवर्त जो थे वो अधिक शक्तिशाली होते चले गए और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति की अगर बात करें तो मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, रामपाल अंतिम शासक माना जाता है पाल वंश का। संध्याकर नंदी है, ठीक है, अगर इनकी रचना देखें रामचरित्र, ठीक है, इसमें वो किससे संबंधित है? रामपाल से ही संबंधित है। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपाल के मृत्यु के बाद, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो गढ़वालों ने भी क्या किया? बिहार में शाहबाद और गया तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। सेन शासकों, ठीक है, सेन शासकों में अगर देखें तो कौन? विजय सेन और बल्लाद सेन, इसने भी अपना सत्ता का विस्तार करते हुए गया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, गया के पूर्वी क्षेत्र तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में, जो ये अराजकता फैली हुई है, इसी वातावरण में तुर्कों का भी आक्रमण बिहार में होता है। कब? 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में भी तुर्कों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र है वहां, ठीक है, मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा की जाती है। और यह कर किससे संबंधित है? यह भी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, प्रश्न में पूछ सकता है। तुरुस्क दंड, तुरुस्क दंड, ठीक है, इसकी चर्चा कहां मिलती है? अभी हमने बात किया किसके? मनेर ताम्रपत्र, ठीक है, गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में इसकी चर्चा मिलती है। और इस कर की बात करें तो ये किसानों से लिया जाता था। और किस लिए? तुर्कों के जो आक्रमण हो रहे थे, उस आक्रमण से रोकने के लिए जो भी साधन प्रसाधन प्राप्त करना था, उसकी प्राप्ति के लिए कौन सा कर? तुरुस्क दंड लिया जाता था। ठीक है, तो तुरुस्क दंड क्या था? किसानों से लिया जाने वाला कर, जो किस लिए लिया जाता था? तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सबको पता है। उनके द्वारा बहुत सारे शैक्षिक संस्थान थे, उन सभी शैक्षिक संस्थान को प्रश्रय भी दिया गया। विक्रमशिला महाविहार की बात करें तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उसी के, ठीक है, उसी ने नालंदा महाविहार को 200 गांव प्रदान किए थे दान के रूप में, ताकि उससे उसका जो भी खर्चे हैं वो सारे चीज चल पाए। उदंतपुरी की बात करें, उसके बाद जगदल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी पाल शासनकाल में ही संगठित हुए। तिब्बत से पालों के संबंध जो थे वो बहुत ही घनिष्ठ थे। ठीक है, बौद्ध विद्वानों की बात करें तो शांत रक्षित और अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए। कहां से? इसी समय काल में यहां से तिब्बत गए। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामी तिब्बत से बिहार आए हुए थे। माफ कीजिएगा, बिहार आए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो भी द्वीप थे, उन सभी द्वीपों से भी इस समय काल में व्यापारिक संबंध मैत्रीपूर्वक, ठीक है, व्यापारिक संबंध बनाए गए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए गए। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी। और उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल के द्वारा आर्थिक अनुदान भी दिया गया था। पाल शासकों के द्वारा मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि सिलेबस में देखें तो मौर्य काल के साथ पाल काल भी यहाँ पर पढ़ना है, तो वो भी हम वहाँ पर अलग से पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इनके द्वारा मूर्तिकला को भी प्रोत्साहन दिया गया। गौतम बुद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई, वो भी किसकी? चमकीले काले पत्थर से, ठीक है, चमकीले काले पत्थर से ये सारी मूर्तियां बनाई गई। साथ ही यहाँ पर कांस्य, ठीक है, कांस्य की बनी हुई जो भी मूर्तियां है वो भी इस युग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस युग में सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण भी पाल काल में किया गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुलेमान ने पाल वंश को रूहेया कहा है। ठीक है, सुलेमान के द्वारा पाल वंश को रूहेया कहा गया है। पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात करें तो देवपाल और धर्मपाल थे। जिस समय पूर्वी भारत में, ठीक है, जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन था। ठीक है, ये सिचुएशन है। जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश थे और दक्षिण भारत में बात करें तो राष्ट्रकूट थे। हर्षवर्धन के समय कनौज में, ठीक है, कनौज एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ था। ठीक है, वहां से देखें तो हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। जैसे वहां पर नदियां निकलती थी, जहां से नावें जा सकती थी, व्यापार वाणिज्य हो सकता था, यातायात हो सकता था, कई क्षेत्र यहां पर जुड़े हुए थे। तो इस दृष्टिकोण से कनौज बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए कनौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की बात करें तो यह संघर्ष 5 चरणों में हुआ था। ठीक है, ये जो संघर्ष हुआ था 5 चरणों में हुआ था, जिसमें पाल वंश की तरफ से सबसे पहले धर्मपाल ने भाग लिया। ठीक है, धर्मपाल ने पहले भाग लिया। धर्मपाल का संघर्ष किसके साथ हुआ था? प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। ठीक है, प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव। इनके साथ धर्मपाल का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और इसमें जीता कौन था? ध्रुव इसमें विजयी हो जाता है। ठीक है, ध्रुव इसमें विजयी हो जाता है। अब धर्मपाल के बाद की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से देखें तो गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय होती है। धर्मपाल के बात करें तो यहां पर देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, इन सब ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और अंततः यहां पर कौन जीता? गुर्जर प्रतिहार वंश की यहां पर विजय हुई। लेकिन इन तीनों वंशों में, ठीक है, इन तीनों वंशों में सबसे ज्यादा अगर शासन करने वाला कोई वंश है तो वो कौन सा? पाल वंश ही था। पाल वंश के समय की बात करें तो इस समय बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस समय काल में, ठीक है, अभी की हमने जो बात की, क्लियर है? पाल वंश से सारी दृष्टिकोण, सारी चीजें समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम पाल वंश के बाद कर्नाट वंश। साथ में जो भी फैक्ट हो लिखते हुए चलिए या फिर वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि जो भी चीज़ें छूट रही है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाए और साथ में लिखते हुए चलें। ठीक है, चलिए कर्नाट वंश की बात करें तो 11वीं सदी के अंत में, ठीक है, 11वीं सदी के अंत में जब पाल शासक कमजोर हो चुके थे तब उसी समय भारत पर भी, ठीक है, भारत पर तुर्की आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण की बात करें तो 2 चरणों में होता है। पहला चरण किसके अंतर्गत? महमूद गजनवी, और दूसरा चरण की बात करें तो मोहम्मद गोरी। इन दो के द्वारा मतलब यहां पर तुर्की आक्रमण जो हुए, पहला महमूद गजनवी के द्वारा और दूसरा मोहम्मद गोरी के द्वारा। इस समय बिहार पर जब ये आक्रमण हो रहे थे तब बिहार पर पाल शासक रामपाल का शासन था। रामपाल के समय काल में ही अगर देखें तो गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान पता होगा, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। गंगा नदी के उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार का मैदान। तो यहां पर देखें तो गंगा के उत्तरी मैदान में जो तिरहुत क्षेत्र है वहां पर कर्नाट वंश का उसी समय काल में उदय हुआ। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? नान्यदेव। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। ठीक है, तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। 11वीं सदी में मिथिला के शासक नान्यदेव का सिमराव से प्राप्त जो पसाड़ लेख है, पसाड़ लेख से भी पता चलता है कि उसने ही कर्नाट वंश की स्थापना की थी। इस वंश की जानकारी की बात करें तो दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से एक लेख मिलती है, मालदेव की लेख। ठीक है, मालदेव की लेख मिलती है, यहां से भी इस वंश की जानकारी हमें मिलती है। न्यायदेव की बात करें तो इसने ही कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ बनाई थी। कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यह भी एक फैक्ट है, लिख लीजिएगा। कर्नाट शासक का जो भी शासनकाल रहा उसे मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
क्लियर है। वैनवार वंश के शासनकाल तक मिथिला में स्थिरता रही और उसकी प्रगति हुई। न्यायदेव के साथ सेन वंश के जो राजा थे उनका परस्पर युद्ध होता रहता था। कर्नाट वंशीय शासक थे कौन? नरसिंह देव। इनका संघर्ष बंगाल के सेन शासक, ठीक है, बंगाल में जो सेन शासक थे उनके साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंह देव की बात करें तो नरसिंह देव क्या करने लगे? तुर्कों का, ठीक है, तुर्कों के साथ सहयोग करने लगे। नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों में फैला हुआ था। कर्नाटक शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहता था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के जो भी प्रांतपति थे, ठीक है, जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाटक शासकों के द्वारा उन्हें हमेशा नजराना दिया जाता था और नजराना प्राप्त करेंगे तो संबंध अच्छा भी होगा। तो ये सारी बातें यहां पर देख सकते हैं। इस क्षेत्र पर अधिकार कब हुआ? गयासुद्दीन तुगलक का जो बंगाल अभियान हुआ था उसी के क्रम में इस क्षेत्र पर भी अधिकार हुआ था। उस समय तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह, ठीक है। जब गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका। जब तुर्क सेना वहां पर आक्रमण की तो सामना नहीं किया और कहां चला गया? बंगाल की तराई में, सॉरी, नेपाल की तराई में ये क्या किया? पलायन कर गया। इस प्रकार उत्तरी, ठीक है, उत्तरी एवं मध्य बिहार के क्षेत्र में, जो उत्तरी एवं मध्य बिहार का क्षेत्र है वहां का आपस में विलय हो गया। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। 1378 ईस्वी तक कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हो गया, यानी कि जो भी बचा खुचा था वो अंततः 1378 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहे जितने भी दिन रहे। उन्हीं के समय काल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग यहां पर संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़े स्तर पर की गई, बड़े संख्या में लिखी गई, ठीक है। और मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, ठीक है, मैथिली समाज का जो वर्तमान काल में रूप दिखाई पड़ता है, इसकी विशेषता का अगर देखें तो उसी समय काल पर ये जो सारी विशेषताएं हैं वो परिपक्व हुई थी। उसके बाद एक कवि की बात करें, प्रसिद्ध मैथिली कवि कौन? विद्यापति। ये दरभंगा नरेश, कृति सिंह और शिव सिंह के दरबार में थे, ठीक है। विद्यापति की बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था? दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति के पिताजी का नाम देखें तो गणपति ठाकुर था और माता की बात करें तो हासिनी देवी था। इनके पुत्र की बात करें तो हरपित और पुत्री कौन थी? दुल्ही थी, ठीक है। इनके पुत्री का नाम भी दुल्ही था, जिसका वर्णन विद्यापति की रचनाओं में बहुत बार मिलता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक है, लेकिन वहां पर मिलता है। विद्यापति को यह गांव आश्रयदाता राजा शिव सिंह की ओर से उपहार में प्राप्त हुआ था। परंपराओं के अनुसार, अगर उन परंपराओं की बात करें तो परंपराओं के अनुसार विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु की बात करें तो 90 वर्ष की उम्र में 1497 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और वो भी बाजितपुर गांव में हुई थी, ठीक है। इनकी चिता पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। विद्यापति को शिक्षा का काम हरि मिश्र जो थे उन्होंने दिया था। आगे इसके आगे हम अगर समझने का प्रयास करें तो गढ़ विपसी में कर्मदित्य, ठीक है, गढ़ विपसी में कर्मदित्य त्रिपाठी नामक ब्राह्मण रहते थे। वे कर्नाटक वंश के दरबार में राज्य मंत्री थे, ठीक है। कर्मादित्य त्रिपाठी विद्यापति के वंश के आदि पुरुष विष्णु शर्मा ठाकुर के पौत्र थे। इस वंश के अधिकांश व्यक्ति राज दरबार से जुड़े हुए थे और विभिन्न पदों पर, ठीक है, राज दरबार से संबंधित जो भी विभिन्न पद होता है उन सभी विभिन्न पदों पर ये कार्यरत थे। इसी वंश के वीरेश्वर ठाकुर, ठीक है, इसी वंश के वीरेश्वर ठाकुर न्यायवंशीय शासक शत्रु सिंह एवं उनके जो पुत्र थे हरि सिंह देव इनके राज्य मंत्री थे। इन्होंने छांदोग्य दश पद्धति नामक पुस्तक की रचना की थी। इनके भाई थे धीरेश्वर ठाकुर, ठीक है, भाई, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जानना, इनको मैं छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं। विद्यापति तक जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो विद्यापति के पिता राजा गणेश्वर के सभा पंडित एवं राजमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने व्याधि भक्ति एवं तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी, विद्यापति के पिताजी। क्लियर है इतनी सारी बातें? चलिए, अब
यहां पर हम देखते हैं विद्यापति से अलग अगला शासक हमारा कौन आ जाएगा, सेन वंश। कर्नाट वंश क्लियर है, अंतिम कौन था और किसके द्वारा स्थापना की गई, नान्यदेव के द्वारा स्थापना की गई। सेन वंश की बात करें हम यहां पर तो सेन वंश जब पाल वंश का यहां पर पतन हुआ, ठीक है, पाल वंश का जब पतन हो गया तो सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में, सामंत सेन, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा जब पाल वंश का अंत हुआ तो कर्नाट वंश, ठीक है, वैसे ही पाल वंश का जब पतन हुआ तो पाल वंश के पतन के बाद सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना हुई। सामंत सेन पालों के अधीन ही एक सामंत था, ठीक है, सामंत सेन पालों के अधीन ही एक सामंत था, लेकिन जब इनका पतन होने लगा तो इसी के द्वारा क्या किया गया, सेन वंश की स्थापना की गई। हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन ये भी शासक है जो बिहार बंगाल के क्षेत्र पर शासन किए। विजय सेन इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। विजय सेन की जानकारी देवपाड़ा, ठीक है, देवपाड़ा बंगाल में स्थित है, वहां पर एक ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र लेख से भी इसके बारे में यानी कि विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक जो थे कौन, नान्यदेव, उसको पराजित किया था। इसकी बात करें तो शैव धर्म का अनुयायी था और उसने दान सागर, ठीक है, दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक रहा। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव लक्ष्मण सेन, ठीक है, जयदेव है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। यह भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। कौन, गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, लक्ष्मण वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सेन शासक ने अपनी राजधानी कहां बनाई, नादिया और लखनौती, यहां पर अपना राजधानी स्थापित किया। सेन शासकों की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, गया तक के जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है, गया तक के जो भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को भी इनके द्वारा जीता गया, जिसमें गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि इस क्षेत्र में उसका ही शासन था। तो इस संघर्ष के साथ ही जो गया का क्षेत्र था वो भी इस क्षेत्र में मिला लिया गया, ठीक है। अंतिम बात यहां पर देखते हैं, जिस समय बंगाल बिहार क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासन था उसी समय तुर्क मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का सैन्य अभियान पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक चल रहा था। फिर से रिपीट करता हूं, जिस समय बिहार बंगाल के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासन था उसी समय तुर्क मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी, उसका सैन्य अभियान पूर्वी भारत के बिहार बंगाल जो क्षेत्र था वहां तक चल रहा था। इसमें बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया और इस क्षेत्र को तुर्कों के अधीन ला दिया। तो यहां से ये जो 3 शासक हैं, ठीक है, 3 वंश से तीनों की समाप्ति यहां पर होती है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे बिहार पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, बिहार पर तुर्कों का आक्रमण कैसे कैसे होता है वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मध्यकाल में कि मध्यकाल में आखिर क्या क्या हुआ, ठीक है। चलिए तुर्कों का आक्रमण यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे मध्यकाल पर, ठीक है। चलिए बिहार पर तुर्की आक्रमण की बात करें तो 11वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, 11वीं सदी के प्रारंभ में भारत पर गजनी वंश के शासक महमूद गजनी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्क आक्रमण की जानकारी की अगर बात करें तो फिरदौसी की एक रचना है शाहनामा, वहां से तुर्कों की आक्रमण की जानकारी मिलती है। शाहनामा फारसी साहित्य का प्रथम सबसे प्रसिद्ध रचना है। यामनी वंश का महमूद गजनी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन, महमूद गजनी, उसने गाजी की उपाधि धारण की। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में उदभांडपुर के हिंदू शाही वंश के जो शासक थे जयपाल, उस पर आक्रमण किया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1011 से 12 ईस्वी में थानेश्वर के
चक्र स्वामी मंदिर पर एवं 1021-22 में पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब पर आक्रमण का मूल्य उद्देश्य जो उसका था वो क्या था? सैनिक केंद्र की स्थापना करना। क्योंकि देखें तो पंजाब पूरे भारतीय क्षेत्र पर राज्य करने के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? वहां पर आक्रमण करने का, सैनिक केंद्र की स्थापना करना। 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया। गजनी के अंतिम आक्रमण की बात करें तो कब किया? 1027 में, जो कहां किया? जाट शासकों के खिलाफ किया था। 1027 में जो उसका अंतिम आक्रमण था। गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, ना कि यहां पर शासन प्रशासन चलाना। ठीक है, तो उसका मुख्य आक्रमण क्या था? यहां पर धन लूटना। इसलिए भारत एवं बिहार के राजनीतिक इतिहास पर इस आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, राजनीति पर विशेष आक्रमण नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा यहां पर आक्रमण होता है उसके बाद से यहां पर क्या होता है? तुर्कों की शासन स्थापित हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू हुआ, जिसे तुर्की आक्रमण का द्वितीय चरण माना जाता है। ठीक है, द्वितीय चरण भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी, इसका मूल नाम बात करें तो मूल नाम क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसने 1175, ठीक है, 1175 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किया। ठीक है, इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनैतिक सत्ता की स्थापना करना। जहां पिछले शासक, ठीक है, पिछला जो आक्रमण करता था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। परंतु इसका जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में क्या करना? राजनैतिक सत्ता का स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में वह पूरी तरह से सफल भी हुआ। ठीक है, इस आक्रमण से पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और बंगाल तक के क्षेत्र प्रभावित हुए। इसके सफल होने का कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। इस समय काल पर देखें तो यहां पर राजनीतिक एकता नहीं था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित थे, एक दूसरे का सपोर्टिंग नहीं था। वो सारी चीजें हमने भारत के इतिहास में क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो राजनीतिक एकता का यहां पर अभाव था। भारत की तरह ही इसके आक्रमण के समय बिहार में भी विकेंद्रीकृत शक्तियां प्रभावी थी। ठीक है, बिहार में भी छोटे छोटे क्षेत्रों पर छोटे छोटे शासक अपना शासन स्थापित किए हुए थे। तो यहां पर विकेंद्रीकृत शक्तियां यहां पर भी प्रभावित थी, बिहार की बात करें तो। ठीक है, बिहार भी संगठित राजनीति इकाई नहीं था, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। इस समय उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर कर्नाट वंश का शासन था, जबकि अन्य भागों पर छोटे छोटे राज्य स्थापित थे। ठीक है, इस समय बंगाल को सेन वंश के शासकों ने बिहार पर आक्रमण कर बिहार की स्थिति अत्यधिक दयनीय बना दी थी। इस समय की बात करें तो भारत में मोहम्मद गोरी के 3 सेनापति, ठीक है, विजय अभियान चला रहे थे, जिसमें से एक कौन था? इख्तियार अल दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसकी बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक अपना अभियान चला रहा था। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। अतः बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। तो यह भी एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक कौन? इंद्रधुम्न। ठीक है, इंद्रधुम्न पाल ने उसका विरोध किया था। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार में 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी, कहां है? बिहार शरीफ को जीता एवं वहां स्थापित कौन सा था शिक्षण संस्थान? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बिहार में आक्रमण की बात करें बख्तियार खिलजी की तो सबसे पहले 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी को जीता और फिर वहां स्थापित जो शिक्षण संस्थान था कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जलाकर ये नष्ट कर दिया। इसके बाद 1203-4 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की राजधानी नदियों पर, ठीक है, राजधानी क्या थी उसकी? नादिया। लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया, फिर उसे वहां पर आक्रमण करके पराजित किया। फिर बख्तियार खिलजी की
आगे की बात करें तो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया और लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी की हत्या आलिम मर्दान, ठीक है, आलिम मर्दान खिलजी के द्वारा 1206 ईस्वी में कर दी जाती है। बख्तियार खिलजी के बाद इस क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का अन्य सेनापति कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित रहा। उसके बाद बात करें तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में एक स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की जाती है जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बिहार बंगाल का क्षेत्र भी बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के ही अधीन आ गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही पूर्व मध्यकाल की समाप्ति और यहीं से हम मध्यकाल का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं पूर्व मध्यकाल पूरा ही आपको समझ में आया होगा। पूर्व मध्यकाल में हमने क्या देख लिया, मध्यकाल हम कर रहे हैं तो मध्यकाल में दो भाग में विभाजित करके पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हमने क्या क्या देखा, पाल वंश, कर्नाट वंश, सेन वंश, उसके बाद यहां पर तुर्कों का आक्रमण भी देख लिया हमने और कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में, यह भी हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और उस समय काल से देखे, उस समय काल के बाद से बिहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में क्या हुआ, हमेशा ही सल्तनत के अधीन ही रहा, चाहे प्रत्यक्षता रहे चाहे अप्रत्यक्षता। ठीक है, तो आशा करता हूं इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होगी और पूर्व मध्यकाल से संबंधित जो भी फैक्ट थे, बिहार से संबंधित थे, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपके सामने रखा। आप इसे केवल पीटी नहीं मेंस तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेंस की अगर बात करें तो उसमें अगर अभी तक का सिलेबस जो है वो क्या है, आधुनिक भारत का ही इतिहास है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में हम मध्यकाल देखेंगे और मध्यकाल में, मुगल काल में, सल्तनत काल में क्या क्या स्थिति रही, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।